एस्टेब्लिशिंग क्लाइंट गोल्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स। अच्छा, जब भी हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो उसमें जब भी हम प्लानिंग स्टेज में आते हैं तो हम जब प्लान करते हैं तो हम दो तरह के प्लान करते हैं। या तो हम शॉर्ट टर्म गोल रखते हैं, खुद के लिए प्लान करते हैं, और एक लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं जिसमें हम लॉन्ग टर्म गोल रखते हैं। ठीक है ना? तो एक गोल होता है और एक डिजायर्ड आउटकम्स मीन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे। हम खुद के लिए छोटे-छोटे से ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, छोटे स्टेप्स रखते हैं, ठीक है ना? तो गोल्स क्या है हमारा, कि ये एक ब्रॉड स्टेटमेंट है, क्लाइंट स्टेटस के बारे में हम एक ब्रॉड स्टेटमेंट रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पेशेंट को पेन है और इसके लिए हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो मैं ये गोल रखता हूँ खुद के लिए कि पेशेंट 1 ऑवर के बाद पेन फ्री होगा। ठीक है ना ये चीज़? अच्छा, तो इसके लिए यही तो हमारा गोल हो गया कि ब्रॉड स्टेटमेंट है। अब डिजायर्ड आउटकम्स मीन के मैं खुद के लिए छोटे-छोटे स्टेप रखूँगा, एक ऑब्जेक्टिव्स रखूँगा जिसके थ्रू मैं अपने गोल्स को मेट कर सकूँ। तो जो मैं ऑब्जेक्टिव्स रखूँगा वो स्पेसिफिक होंगे, कि मैं जो पेशेंट मैंने खुद के लिए गोल रखा है कि 1 आवर बाद पेशेंट पेन फ्री होगा, तो मैं कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो करूँगा? आया मैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाऊँगा या नॉन फार्माकोलॉजिकल? ये तो ये जो मैं फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल स्टेप्स खुद के लिए रखता हूँ, तो ये ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है ना? जो कि मोर स्पेसिफिक है। अब मैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि पेशेंट्स को मैंने ये वाला इंजेक्शन देना है या ये वाला टैबलेट मैंने देना है। फार्माकोलॉजिकल में मैं ये कहता हूँ कि मैंने पेशेंट्स के लिए ये प्रोसीजर करना है या ये चीज़ मैंने फॉलो करना है, ठीक है ना? तो वो मोर स्पेसिफिक होता है। ऑब्जर्वेबल क्राइटेरिया होता है उसमें। फॉर एग्जांपल, एक मैं इंजेक्शन देता हूँ तो उसका ऑब्जर्वेबल क्राइटेरिया ये है कि मैंने इंजेक्शन कितनी मिकदार में देनी है, ठीक है ना? अच्छा, जब मैंने इंजेक्शन दे दिया तो अब मैं पेशेंट से असेसमेंट भी करता हूँ कि आया आपको जो फीडबैक लेता हूँ असेसमेंट में, कि आया आपका जो पेन है वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारे पास एक ऑब्जर्वेबल क्राइटेरिया भी होता है और हम पेशेंट्स खुद भी देख सकते हैं ना, कि जब पेशेंट को पेन है तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी मूवमेंट्स वो अलग थे। अब पेन जो मैंने फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को फॉलो करते हुए पेशेंट को इंजेक्शन दे दिया है, तो अब मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह है या उसका जो बॉडी मूवमेंट्स है वो किस तरह है, ठीक है ना? यूज्ड टू इवैल्यूएट वेदर गोल्स हैव बीन मेट। तो अच्छा, जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव्स रखे हुए हैं, तो छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव्स रखे, तो मैं किस लिए रखे हैं कि मेरा जो गोल है वो मेट हो सके, ठीक है ना? तो फिर हम इसको छोटे-छोटे गोल्स को जो हमने खुद के लिए रखे हुए थे, ऑब्जेक्टिव्स खुद के लिए रखे होते हैं, तो जब भी हम इसको इवैल्यूएट करते हैं, तो हम एक स्टेप्स गोल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना? अच्छा, पर्पस ऑफ द डिजायर्ड गोल्स एंड आउटकम्स। अच्छा, इसका पर्पस क्या है कि हम खुद के लिए एक डिजायर्ड गोल्स या आउटकम्स या खुद के लिए लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हैं, तो इसका पर्पस क्या है, हम क्यों रखते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना? तो फर्स्ट वन है प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर प्लानिंग इंटरवेंशन। जब भी हम प्लान करते हैं तो प्लान में जब हम खुद के लिए एक गोल्स रखते हैं या ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं इंटरवेंशन के लिए, तो ये हमें एक किस्म की डायरेक्शन देती है। फॉर एग्जांपल, मैंने ये कह दिया कि पेशेंट 1 आवर के बाद पेन फ्री होगा और मैंने उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स रख लिए। तो अब ये मेरे मुझे एक डायरेक्शन देती है कि आपने फर्स्ट ये वाला स्टेप करना है, पेशेंट को ये वाला मेडिसिन देना है या ये वाला इंटरवेंशन आपने करना है, ठीक है ना? तो ये जो हम गोल्स या आउटकम्स या डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हम खुद के लिए रखते हैं, तो ये हमें एक किस्म की डायरेक्शन देती है इंटरवेंशन के लिए। द सेकंड वन सर्व एज ए क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग प्रोग्रेस। अच्छा, जब भी हमारे पास कोई आउटकम्स आता है ना ऑब्जेक्टिव से या गोल से, तो ये हमें एक किस्म की इवैल्यूएटिंग क्राइटेरिया देते हैं हमें, ठीक है ना? कि हम जो हमने गोल रखा है, तो फिर जो ऑब्जेक्टिव्स हमने रखे होते हैं, तो फिर उसको हम इवैल्यूएट करते हैं अगेंस्ट द डिजायर्ड गोल जो हमने खुद के लिए रखा होता है, ठीक है ना? तो ये किस्म की हमें इवैल्यूएटिंग क्राइटेरिया भी देती है। The third one, enable the client and the nurse to determine when the problem has been resolved। और जब हम ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स रखते हैं, तो जब हम इसको देखते हैं कि आए ये मेट हुए हैं, पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो ये किस्म की क्लाइंट जो पेशेंट होते हैं और जो नर्स होता है, तो वो खुद भी देख सकते हैं और उसको उससे वो लोग सेटिस्फाइड होते हैं ना, कि हाँ, मेरा ये जो मैं स्टेप फॉलो करता हूँ, तो वो जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करता है, ठीक है ना? तो अगर वो मेट होता है तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जाती है, और अगर वो नहीं मेट होते तो वो नर्स फिर क्या करता है, खुद के लिए जो गोल है या जो आउटकम ऑब्जेक्टिव है उसको चेंज करते हैं, ठीक है ना?
अच्छा, द फोर्थ वन हेल्प मोटिवेट द क्लाइंट एंड नर्स बाय प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। अच्छा, जब भी गोल्स या आउटकम्स गोल्स अचीव होते हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स छोटे-छोटे अचीव होते हैं, तो उसमें दोनों में एक किस्म की मोटिवेशन आती है कि हाँ, मैं अगर पेन फ्री की तरफ खुद के लिए गोल रखा है और इसके लिए मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, आया वो मीट होते हैं, तो जो पेशेंट होता है, उससे वो भी सैटिस्फाइड होता है कि हाँ, मेरा जो पेन है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहा है और मैं हेल्थ वेलनेस की तरफ जा रहा हूँ। और जो नर्स होता है तो उसमें भी ये मोटिवेशन आती है कि मैंने जो गोल और ऑब्जेक्टिव रखे वो बेकार नहीं है, वो इसका कोई ना कोई आउटपुट ज़रूर है, ठीक है ना? तो इससे वो लोग मोटिवेट होते हैं और अल्टीमेटली उसमें जो सेंस ऑफ अचीवमेंट्स है ना, वो इंक्रीज़ होता है। अच्छा, फिर एक है शॉर्ट टर्म गोल और एक है लॉन्ग टर्म गोल। तो बाय द एंड ऑफ द वीक आर इन ओवर द कोर्स ऑफ मेनी वीक्स, अगर 1 वीक या 1 मंथ तक अगर आपने कोई प्लान रखना है खुद के लिए तो ये शॉर्ट टर्म गोल है, अगर इससे ज़्यादा है तो फिर ये लॉन्ग टर्म गोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल एट द टाइम जो इमरजेंसीज़ हमारे पास आती है और इसके लिए हम खुद के लिए एक गोल रखते हैं तो वो शॉर्ट टर्म गोल होता है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट को बीपी है और डायबिटीज़ है तो उसके लिए हम एक गोल रखते हैं कि एट द एंड आपने 1 ईयर के बाद आपने डाइट प्लान हम उसको देते हैं और उसको हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक प्लानिंग देते हैं उसको। तो हम 1 ईयर के बाद देखते हैं कि आपका 1 ईयर आपने ये चीज़ बिल्कुल सही तरीके से फ़ॉलो करना है, इसमें आपने एक्सरसाइज़ भी करना है, आपने अपने डाइट का ख़्याल भी रखना है, आपने मेडिसिन भी खानी है इस तरह। तो वो चीज़ जो होता है ना ये लॉन्ग टर्म गोल में आता है कि हम एक 1 ईयर या इससे 6 मंथ या इससे ज़्यादा जो गोल हम रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स यूज़फुल फॉर क्लाइंट्स हू रिक्वायर हेल्थ केयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है ना? तो उसके लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए एक्यूट कंडीशंस के लिए हम जो गोल रखते हैं तो उसके लिए हम शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हैं। और जो और फ्रस्ट्रेटेड बाय लॉन्ग टर्म गोल दैट सीम डिफिकल्ट टू अटेन, और उसी पेशेंट्स के लिए भी हम शॉर्ट टर्म गोल रखते हैं जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स को देखते हुए फ्रस्ट्रेट होते हैं या उम्मीद होते हैं, ठीक है ना? और उसको वो अटेन नहीं कर सकते, उसको वो डिफिकल्ट लगते हैं। ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं तो उसके लिए फिर हम शॉर्ट टर्म गोल रखते हैं, ठीक है ना? हाँ, अगर वो और इससे अल्टीमेटली अनदर साइड पे हम अगर पेशेंट्स उसका कंडीशन भी सीवियर है या उसका जो हेल्थ है वो थोड़ा अचीवमेंट की तरफ नहीं जाता तो फिर हम लॉन्ग टर्म गोल्स रखते हैं। अच्छा, नीड द सैटिस्फैक्शन ऑफ अचीविंग अ शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है ना? तो अगर उसमें सैटिस्फैक्शन हो कि शॉर्ट टर्म गोल्स वो अचीव कर सके, ठीक है ना? तो फिर उसके लिए भी हम लॉन्ग टर्म गोल्स रखते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप्स ऑफ गोल डिजायर्ड आउटकम टू नर्सिंग डायग्नोज। तो गोल्स और डिजायर्ड आउटकम जो ऑब्जेक्टिव्स है तो और उसका जो नर्सिंग डायग्नोज के साथ रिलेशनशिप क्या है, तो गोल्स डिराइव्ड फ्रॉम द डायग्नोस्टिक लेवल। जब भी हम गोल्स रखते हैं तो वो सबसे पहले हम डायग्नोज से ही निकालते हैं। अगर पेशेंट का हमें डायग्नोज नहीं पता तो इसके लिए हम गोल नहीं रख सकते ना। तो सबसे पहले हम पेशेंट्स के लिए डायग्नोज निकालते हैं और डायग्नोज निकालते हैं और इसी के बेस पे हम खुद के लिए गोल रखते हैं कि ये शॉर्ट टर्म गोल होगा, ये लॉन्ग टर्म गोल होगा और ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना? डायग्नोस्टिक लेवल कंटेन्स द अनहेल्थी रिस्पॉन्सेज। डायग्नोसिस में क्या होती है, एक अनहेल्थी रिस्पॉन्सेज होती है, मीन की प्रॉब्लम्स होती है इसमें, तो उसी के बेस पे हम फिर गोल्स बनाते हैं। गोल्स इज अपोजिट अनहेल्थी रिस्पॉन्सेज। अनहेल्थी रिस्पॉन्सेज मीन डायग्नोसिस, और गोल्स क्या होते हैं, गोल्स में हम क्या चीज़ रखते हैं कि गोल में हम वेलनेस वाली चीज़ें रखते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को पेन है तो पेन क्या है, एक प्रॉब्लम है, अनहेल्थी रिस्पॉन्स है, तो इसके अपोजिट हम क्या रखेंगे, गोल कि पेशेंट पेन फ्री होगा, ठीक है ना? तो गोल और जो डायग्नोसिस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अच्छा, हाउ क्लाइंट विल लुक और बिहेव इफ हेल्थ रिस्पॉन्स इज अचीव्ड, ठीक है ना? तो क्लाइंट का बिहेवियर किस तरह होगा या वो किस तरह उसकी लुकिंग होगी जब हम इफ हेल्थ रिस्पॉन्स इज अचीव्ड, ऑब्जर्वेबल या टाइम लिमिटेड, ठीक है ना? तो उसका रिस्पॉन्स किस तरह होगा, इस रिस्पॉन्स को भी हम देखते हैं कि आया जो मैंने गोल रखा था वो मेट हुआ है और मेट होने के बाद वो किस तरह हुआ है, ठीक है ना? पेशेंट का पहला कंडीशन और बाद वाला कंडीशन किस तरह है तो हम इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है ना? तो ये जो हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं तो ऑब्जर्वेबल होंगे और टाइम लिमिटेड होंगे, ठीक है ना? हर एक के लिए आपने एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम रखना होता है कि ये शॉर्ट टर्म गोल है तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म गोल है तो ये मैंने इस चीज़ के लिए रखा है और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम रखा है, रखना होता है आपने।
ठीक है ना? अचीविंग गोल डेमोंस्ट्रेट रिज़ॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो जब भी गोल्स अचीव होता है, मेट होता है, ऑब्जेक्टिव मेट होता है और इसके अल्टीमेटली गोल अचीव होता है, तो वो क्या करता है? जो प्रॉब्लम होता है उसको अल्टीमेटली रिज़ॉल्व करता है, ठीक है ना? तो डायग्नोज और गोल्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। अच्छा, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग गोल्स एंड डिजायर्ड आउटकम। तो हम जो आउटकम या गोल्स लिखते हैं तो इसकी कौन कौन सी गाइडलाइंस है वो हम पढ़ते हैं अभी। अच्छा, तो राइट इन टर्म ऑफ द क्लाइंट रिस्पॉन्स, ठीक है ना? तो आपने जब भी कोई गाइडलाइंस रखनी है तो आपने क्लाइंट्स को देखते हुए, इसके रिस्पॉन्स को देखते हुए रखना है, ठीक है ना? मस्ट बी रियलिस्टिक, रियलिस्टिक होनी चाहिए आपने, कि आप को ये मालूम होना चाहिए कि जब भी आप गोल्स लिखते हो तो आपने खुद के लिए रिसोर्सेज को भी देखना होता है, टाइम फ्रेम भी मेंशन करना है। तो ये सब चीज़ें अपनी उसी को देखते हुए आपने गोल्स बनानी है, कि आया आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है आया नहीं है, आपके पास टाइम है कि नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज में इक्विपमेंट्स भी आते हैं, आपके पास स्टाफिंग भी आती है। अच्छा, और इस तरह फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो जाते हैं ना, कि अगर आप एक पेशेंट्स के लिए प्लान बनाते हो, उसके लिए गोल रखते हो, तो आया वो पेशेंट इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी देखना होता है, ठीक है ना? तो जब भी आप गोल्स रखते हैं तो इन सब चीज़ों को आपने देखना होता है और एक रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं। अच्छा, फिर थर्ड वन गाइडलाइन क्या है कि इंश्योर कंपेटिबिलिटी विद थेरेपीज ऑफ अदर प्रोफेशनल। तो क्लाइंट्स तो अकेले नर्सिस के लिए नहीं होते हैं ना, पेशेंट्स तो अकेले सिर्फ नर्स तो ट्रीटमेंट नहीं देता उसको, तो अदर डिसिप्लिन या अदर डिपार्टमेंट भी देते हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, जिसमें फार्मासिस्ट भी होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं और इसी तरह और भी लोग होते हैं ना। तो आपने जो भी गोल्स या आपने प्लानिंग करनी होती है, तो आपने जो भी थेरेपी आप बनाते हो तो उसका आप दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ उसकी कंपेटिबिलिटी को भी देखते हो और इसको इंश्योर करना है कि आया मैं जो प्लान बनाता हूँ या जो गोल बनाता हूँ वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट का या किसी दूसरे डिसिप्लिन के ट्रीटमेंट से काउंटरैक्ट तो नहीं करती, ठीक है ना? उसके साथ कंपेटिबिलिटी में है कि नहीं, या काउंटरैक्ट तो नहीं करती, ठीक है ना? टकराव में तो नहीं आती। तो अगर वो टकराव में नहीं आती तो आपका गोल वो सही तरीके से है और वो अचीव भी हो जाएगा। और अगर वो दूसरी थेरेपी से या दूसरे डिसिप्लिन्स की जो भी ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड करते हैं उससे वो टकराव में आती है, तो फिर आपका जो गोल हो वो चांसेस कम है या बिल्कुल वो मिट ही नहीं होंगे, ठीक है ना? डिराइव फ्रॉम ओनली वन नर्सिंग डायग्नोज। तो जो भी आप गोल रखते हो या ऑब्जेक्टिव्स रखते हो तो आपने हर एक जो भी नर्सिंग डायग्नोज बनाना है तो इस हर एक के लिए आपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स रखने हैं। अच्छा, यूज़ ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल टर्म्स। तो आपने जब भी गाइडलाइंस रखनी है, गोल्स रखने हैं, तो इसकी गाइडलाइन में आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपने ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल टर्म्स को यूज़ करना है और इसी के बेस पे आपने खुद के लिए एक गाइडलाइंस बनानी है, गोल्स बनानी है। कि मैं फॉर एग्जांपल, कि मैं पेशेंट्स पेन फ्री होगा तो आफ्टर 1 हावर मैंने पेशेंट्स का उसका फेशियल कंडीशन ये होगा, ठीक है ना? तो आपने वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से मेंशन होगी, करनी होगी। अच्छा, मेक श्योर क्लाइंट कंसिडर गोल्स इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? तो जब भी आप गोल्स को रखते हो तो आपने क्लाइंट्स को खुद के साथ इन्वॉल्व करना है, ठीक है ना? और इसको आपने ये सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि उनकी नज़र में ये चीज़ ना ये इम्पोर्टेंट हो जाए, तो वो आपसे कोऑपरेट करेगा और जब आपसे कोऑपरेट करेगा तो अल्टीमेटली आप गोल को अचीव कर लोगे। फॉर्मेट फॉर नर्सिंग केयर प्लान्स। अच्छा, अब जब हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे तो इसमें हम जब लिखते हैं तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है ना? तो वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, जो भी आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो तो सबसे पहले आपने इसके लिए एक रेशनेल देना है, ठीक है ना? कि मैं ये प्लान बनाता हूँ या मैं ये जो गोल सेट कर रहा हूँ तो इसके बिहाइंड मेरे पास ये रेशनेल है, मेरे पास ये दलील है या एविडेंस है, ठीक है ना? तो आपने नर्सिंग केयर प्लान जब भी बनाते हो, गोल रखते हो, ऑब्जेक्टिव रखते हो तो उसमें आपने खुद के लिए एक एविडेंस रखना है, ताकि आगे आपसे कोई पूछ ले कि ये आपने ये प्लान बनाया है या ये जो गोल आपने रखा है तो इसका बिहाइंड एविडेंस बेस्ड कोई आपके पास प्रूफ है, तो आपने वो लिखना है अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है ना? तो एविडेंस बेस्ड प्रिंसिपल गिवन इज द रीजन फॉर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है ना? तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, एक किस्म की नर्सिंग इंटरवेंशन को सेलेक्ट करते हैं ना, प्रायोरिटाइज करते हैं और उसको सेलेक्ट करते हैं। तो हर एक नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए फिर आपने एक रेशनल देना है, एक एविडेंस देना है कि मैं
इस स्पेसिफिक डिजीज में ये जो मैं इंटरवेंशन करूंगा, मैं ये जो इंटरवेंशन प्लान करता हूँ तो इसके बिहाइंड ये रीजन है, ये प्रूफ है और ये एविडेंस है, ठीक है ना। तो आपने वो लिखना है इसके पीछे। अच्छा, कंसेप्ट मैप्स विजुअल टूल्स इन विच, अच्छा आप जब भी नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो तो आपने उसको सीएम देना है, सीएम के फॉर्म में आपने उसको लिखना है, ठीक है ना। विजुअल टूल्स इन विच आइडियाज आर डेट आर इनक्लोज्ड इन सर्कुलर बॉक्सेस विद रिलेशनशिप इंडिकेट बाय लाइंस आर एरोस, ठीक है ना। तो जब भी आप एक प्रॉब्लम लिखते हो तो प्रॉब्लम्स आप दरमियान में लिखते हो, इसी तरह आप उसका जो डायग्नोज है वो आप एक साइड पे लिखते हो, इसी तरह उसका जो शॉर्ट टर्म गोल्स है तो आप एक तरफ एक साइड पे लिखते हो और इसको लिखते हो कि ये शॉर्ट टर्म्स गोल्स है और इसके शॉर्ट टर्म्स गोल के ये ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह लॉन्ग टर्म गोल लिखते हो आप एक साइड पे और एक बॉक्स में, और इन सब को आप एरो के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है ना। तो आपने सीएम बनाना है, जब भी आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो तो उसका फॉर्मेट सीएम वाला होना चाहिए। वैसे दूसरा भी लिख सकते हो लेकिन ये सीएम बनाना इजी है, रीडेबल होता है और इजीली अंडरस्टैंड होता है और रीड होता है, ठीक है। इसी तरह थर्ड वन है, एक है कंप्यूटराइज्ड केयर प्लान। अच्छा, ये आजकल डिजिटलाइजेशन का एरा है तो आजकल ये यूज़ होता है ना कि जब भी हम प्लान बनाते हैं तो उसको हम कंप्यूटर में लिखते हैं और फिर वही चीज़ उधर से ही रीड करते हैं उसको, ठीक है ना। क्रिएट एंड स्टोर नर्सिंग केयर प्लान कंप्यूटर में एंटर करते हैं, कैन बी एक्सेस एट सेंट्रली लोकेटेड टर्मिनल्स एट नर्स स्टेशन और इन क्लाइंट्स रूम। तो जब भी फॉर एग्जांपल अगर प्राइवेट रूम्स है और वो सारे प्राइवेट रूम्स एक नर्सिंग स्टेशन से ही कनेक्ट होते हैं ना, तो तो हर एक पेशेंट्स के रूम में या हर एक पेशेंट की जितने भी बेड्स है तो हर एक बेड्स के साथ एक कंप्यूटर लगा होता है और फिर उधर एक नर्सिंग केयर प्लान एंटर किया जाता है या प्लान किया जाता है या इंटरवेंशन जो भी करते हैं ना तो उधर लिख लेते हैं। तो वो उधर भी स्टोर होता है और जो नर्सिंग स्टेशन होते हैं तो सारे कंप्यूटर एक ही स्टेशन पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो उधर भी हम उसको रीड कर सकते हैं और उसको हम देख सकते हैं। तो वो सेंट्रली एक ही स्टेशन नर्सिंग स्टेशन के साथ कंप्यूटर रहता है तो उसके साथ कनेक्ट होता है। इसी तरह appropriate diagnose selected from a menu suggested by the computer। तो उसमें ये कि प्री प्लान जो नर्सिंग डायग्नोज होते हैं ना तो वो पहले से लिखे होते हैं उसमें तो बस जस्ट आपने उसमें वो सेलेक्ट करना है जो अप्रोप्रिएट होता है ना। हर एक पेशेंट के लिए उन्होंने मुख्तलिफ आपको डायग्नोसिस दी होगी, तो आपने बस जस्ट इसको सेलेक्ट करना होता है। टाइम भी आपके पास बच जाएगा कि आप लिख लेते हो, एक लिख लेते हो दूसरे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो कंप्यूटर वाला चीज़ ये है कि आपको सजेशन आपको दे देते हैं कि इस पेशेंट का ये जो आपने साइन सिम्टम्स ऐड की है या जो डायग्नोज आपने ऐड किया है तो उसका ये डायग्नोज बन सकता है, ठीक है ना। तो वो आपको एक सजेशन में डायग्नोसिस देते हैं, तो फिर वो डायग्नोज अगर आप सेलेक्ट करते हो तो वो आपको सजेस्टिव नर्सिंग इंटरवेंशंस भी दे देते हैं। तो अगर आपको वो लगे कि यहाँ इस पेशेंट के लिए ये ठीक है तो फिर आप उसको सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है ना। तो ये टाइम की बचाव के लिए एक बहुत अच्छा इकदाम है। अच्छा अच्छा, एक है मल्टी डिसिप्लिनरी या कोलैबोरेटिव केयर प्लान्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, नाउन इज क्रिटिकल पाथवेज, उसको क्रिटिकल पाथवेज भी कहते हैं कि हम जब एक केयर प्लान पेशेंट के लिए बनाते हैं तो उसमें अकेले नर्सिंग डिपार्टमेंट नहीं होता बल्कि उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, इसमें फार्मासिस्ट भी होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं, ठीक है ना। लेबॉर्ट्री वाले भी होते हैं। इसी तरह ये सारे डिपार्टमेंट्स ना एक कलेक्टिवली पेशेंट्स के लिए एक केयर प्लान बनाते हैं तो उसको फिर हम मल्टी डिसिप्लिनरी या कोलैबोरेटिव प्लान कहते हैं। सीक्वेंस केयर सीक्वेंस केयर दैट मस्ट बी गिवन ऑन ईच डे ड्यूरिंग प्रोजेक्ट लेंथ ऑफ स्टे फॉर ईच कंडीशन। तो वो हर एक जो भी वो केयर देते हैं तो उसको वो एक सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, ठीक है ना। कि सबसे पहले पेशेंट को हमने ये वाला केयर देना है, इस दिन पे हमने पेशेंट को सबसे पहले ये केयर देना है या ये प्लान है तो उसको फॉलो करना है। तो पूरे दिन के लिए वो सब लोग अपने प्लान्स लिखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल नर्सिंग वाले खुद का लिखते हैं, डॉक्टर्स खुद लिखते हैं और इस तरह जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो खुद लिखते हैं, फार्मासिस्ट खुद लिखते हैं, एक किस्म की प्लान्स लिखते हैं और फिर उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के साथ उसका जो केयर प्लान है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। usually organized with a column for each day listing interventions and outcomes for that day। तो वो क्या करते हैं कि एक साइड पे वो एक कॉलम की एक साइड पे
वो डेट एंड टाइम लिखते हैं कि इस टाइम पे मैंने ये वाला करना है, प्लान लिखते हैं ना खुद के लिए, गोल लिखते हैं, और ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉलम वो लिखते हैं अपने लिए इंटरवेंशंस लिखते हैं, और फिर उसके अदर साइड पे वो एक कॉलम्स में आउटकम्स लिखते हैं। जिस डे पे वो आते हैं तो सुबह वो एक कॉलम पे अपने लिए गोल्स लिखते हैं, प्लान्स लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, फिर दूसरे कॉलम्स पे वो इंटरवेंशन लिखते हैं कि इस इंटरवेंशन पे मैं, कि इस डे पे मैंने इस गोल को अचीव करने के लिए ये इंटरवेंशंस करनी है, ठीक है ना? तो और अदर कॉलम्स पे वो लिखते हैं, फिर इवैल्यूएशन कर लेते हैं, और जो इंटरवेंशन है उसके पास जो फाइंडिंग आती है तो अदर कॉलम्स में वही चीज़ लिखते हैं। तो वो हर एक दिन के लिए अलग-अलग वो चीज़ एक प्लान बनाते हैं और उसको राइट डाउन करते हैं। इसी तरह इसमें क्या होता है कि इंक्लूड मेडिकल ट्रीटमेंट्स टू बी परफॉर्म बाय अदर प्रोवाइडर्स, ठीक है ना? वही बात है कि फार्मासिस्ट खुद का ट्रीटमेंट देते हैं, डॉक्टर्स खुद का ट्रीटमेंट लिखते हैं, इसी तरह न्यूट्रिशनिस्ट और लेबोरेटरी वाले खुद लिखते हैं, ठीक है ना? तो ये सब अपने अपने खुद का जो नर्सिंग जो केयर प्लान है वो खुद लिखते हैं अपने अपने। अच्छा, जब भी हम नर्सिंग केयर प्लान लिखते हैं, नर्सिंग केयर प्लान स्पेसिफिकली पे नर्सिंग केयर प्लान जब हम लिखते हैं तो उसकी गाइडलाइंस क्या होंगी, ठीक है ना? तो इसका जो गाइडलाइंस है वो है कि हमने डेट टाइम एंड साइन द प्लान। जो भी आप प्लान लिखते हो, फॉर एग्जांपल जो जो भी आरएन अपने शिफ्ट में प्लान लिखता है तो वो इसके साथ डेट टाइम और अपना साइन वो लाजमी करेगा, ठीक है ना? डेट एंड टाइम को मेंशन करेगा और साइन को एट द एंड कर लेगा अपना। इसी तरह यूज़ कैटेगरी हेडिंग्स, और हेडिंग्स को अच्छी तरीके से लिखेगा ताकि जो उसने प्लान लिखा हो वो रीडेबल हो और अंडरस्टैंडेबल हो, और दूसरे शिफ्ट्स वाले आ जाए तो वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो हर एक के लिए फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट टर्म गोल्स लिखते हो तो आपने ऊपर हेडिंग में लिखना है कि शॉर्ट टर्म्स गोल्स, और वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना? इस तरह लॉन्ग टर्म अगर आप गोल लिखते हो तो उसको आपने सबसे पहले हेडिंग देना है कि ये लॉन्ग टर्म गोल्स है, और क्लियर लिखना है कि अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है? अच्छा, third one है use standardized the approved medical or English symbols and keywords rather than the complete sentence to communicate your idea unless agency policy dictates otherwise। अच्छा, आपने जो स्टैंडर्डाइज या अप्रूव्ड मेडिकल टर्म्स है या इंग्लिश सैम्पल्स है तो वो आप अपने नर्सिंग केयर प्लान में यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स अ डे अगर आप लिखते हो तो उसमें हम स्टैंडर्डाइज, हमारे पास एक टर्म है बीडी, ठीक है ना, या बीआईडी हम लिखते हैं, तो वो एक स्टैंडर्डाइज्ड टर्म है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस तरह इंग्लिश का अगर कोई सिंबल है या कोई वर्ड्स है जिस शॉर्ट टर्म्स वर्ड्स है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, अपने सेंटेंस में, ताकि आपको टाइम भी बच जाए और इजीली वो कम्युनिकेट हो सके, ठीक है ना? तो आपने अगर एक टर्म है तो आपने पूरा वो टर्म नहीं लिखना है कि डिफिनीशंस वगैरह नहीं लिखनी, बल्कि जस्ट वो टर्म लिखना है। इसी तरह आपके पास जो सिंबल्स है या जो शॉर्ट टर्म्स वर्ड्स है तो उसको आप लिख सकते हो। अदरवाइज अगर हॉस्पिटल की पॉलिसी में ये ना हो, अगर किसी हॉस्पिटल में ये पॉलिसी हो कि आपने पूरा का पूरा वर्ड्स लिखना है और पूरा का पूरा सेंटेंस आपने लिखना है तो फिर आप लिखोगे, लेकिन अगर हॉस्पिटल की पॉलिसी में नहीं है तो फिर आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये जब आप नर्सिंग केयर प्लान्स लिखते हो तो उसको उसकी गाइडलाइंस है। इसी तरह भी स्पेसिफिक होनी चाहिए, आप जब नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो तो वो स्पेसिफिक, हमने पहले भी ये बता दिया था कि वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है ना? रेफर टू प्रोसीजर्स बुक और अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर आप नर्सिंग केयर प्लान लिखते हो तो आप प्रोसीजर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, या जो अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो उसको भी आप सोर्स आउट कर सकते हैं कि अगर एक पेशेंट आया आपके पास सेम कंडीशन के साथ, और आपने इसके लिए जो नर्सिंग केयर प्लान बनाया था और वो उस पे इफेक्टिव हुआ था, तो अगर सेम कंडीशन वाला पेशेंट दोबारा आया हुआ है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसी तरह आप इंटरनेट पे वगैरह या जो भी जितने भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने नर्सिंग केयर प्लान में। अच्छा, तो जब आप नर्सिंग केयर प्लान बना लेते हो तो नर्सिंग केयर प्लान में आप क्या करते हो कि आप इंटरवेंशन की सिलेक्शन करते हो कि मैंने ये एक्शन परफॉर्म करना है। आगे इंटरवेंशन फेज में नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेजेस है ना, तो फर्स्ट वन में हमने असेसमेंट कर लिया, सेकंड वन में इसी असेसमेंट के बेस पे हमने डायग्नोज निकाला पेशेंट का, और फिर जब हमने डायग्नोज निकाला तो फिर हमारे पास जितनी भी डायग्नोसिस बन गए तो फिर हर एक डायग्नोज के लिए हमने प्लानिंग स्टेज में नर्सिंग इंटरवेंशन को प्लान करना
करना होता है ना, कि हमने इंटरवेंशन फेज जो नर्सिंग प्रोसेस का है उसमें हमने कौन कौन से एक्शन या कौन कौन से प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म करना है क्या, ताकि जो पेशेंट का हेल्थ है वो वेलनेस की तरफ अचीव हो सके। ठीक है ना? तो हम नर्सिंग केयर प्लान में इंटरवेंशन ही की सिलेक्शन करते हैं। अब इंटरवेंशन क्या है? एक्शंस नर्स परफॉर्म टू अचीव गोल्स। तो ये एक्शंस है कि एक नर्स परफॉर्म करता है ताकि उन्होंने जो प्लानिंग स्टेज में जो गोल्स रखे हैं उसको अचीव कर सके। ठीक है ना? तो हम इस इंटरवेंशंस को एक्शंस परफॉर्म करते हैं नर्सेस, ताकि जो इंटरवेंशन है, जो गोल्स है, उसको अचीव कर सके थ्रू इंटरवेंशन। इसी तरह फोकस ऑन एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग एटियोलॉजी ऑफ नर्सिंग डायग्नोज। अब हमारे पास गोल क्या होगा जब भी हम इंटरवेंशन करते हैं, तो हम या तो जो हमने डायग्नोज जो प्रॉब्लम निकाला हुआ है, नर्सिंग डायग्नोज निकाला हुआ है, तो इसकी या तो हम जो एटियोलॉजी है उसको तो पूरा उसका तो कम कर लेंगे। ठीक है ना? जो डिजीज आया हुआ है, जो प्रॉब्लम हमारे पास आया हुआ है, तो इसकी बिहाइंड किसी न किसी वजह से तो एक रीजन तो होगी ना। तो इसी रीजन या एटियोलॉजी को हमने या तो कम करना है, जो काजेटिव एजेंट है उसको तो हम, या जिसकी वजह से वो डिजीज काज हुआ है तो उसको या तो हम कम कर लेंगे, और या पूरा का पूरा इसको हम एलिमिनेट कर लेंगे और पेशेंट वेलनेस की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना? तो अगर पेन है, फॉर एग्जांपल पेन है, पेशेंट को पेन है, तो इसके लिए हमने नर्सिंग केयर प्लान बना लिया, फिर उसी नर्सिंग केयर प्लान में हम इंटरवेंशन करते हैं। ठीक है ना? तो उसमें हमारा इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, या तो हम उसी पेन को एलिमिनेट करते हैं पूरा का पूरा, कि हम पेन की काज मालूम करते हैं कि ये पेन किस वजह से आया हुआ है, या उसी पेन को हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है ना? तो इंटरवेंशन फेज में हम या तो एलिमिनेशन करते हैं या रिड्यूसिंग करते हैं। अच्छा, इंटरवेंशन फेज में हम और क्या करते हैं, जो हमारे नर्सिंग इंटरवेंशन से जो रिजल्ट है, ये वही चीज़ आपको बता रहा है कि इंटरवेंशन की एट द एंड आउटकम्स आपके पास क्या क्या होंगी। तो उसमें हम ट्रीट साइन एंड सिम्टम्स एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारे पास जो साइन सिम्टम्स किसी खास डिजीज के आए हुए या प्रॉब्लम्स के आई हुई है, तो उसको हम नर्सिंग इंटरवेंशन के थ्रू उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है ना? इसी तरह इंटरवेंशन फॉर रिस्क नर्सिंग डायग्नोज, हमने ऊपर नर्सिंग डायग्नोसिस पढ़ा था ना, उसके टाइप्स पढ़ा था, तो उसमें एक नर्सिंग डायग्नोज ये भी था कि आप रिस्क के लिए भी नर्सिंग डायग्नोज बनाते हो। तो इंटरवेंशन फॉर रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस शुड फोकस ऑन रिड्यूसिंग क्लाइंट रिस्क फैक्टर। तो अगर हमने रिस्क फैक्टर्स के लिए एक डायग्नोज निकाला था, तो रिस्क फैक्टर के लिए जो डायग्नोज निकाला था और उसका नर्सिंग केयर प्लान में हम प्लानिंग बनाते हैं, तो उसमें जो इंटरवेंशन हम प्लान करते हैं, तो उसका अल्टीमेटली मकसद क्या होगा कि जो नर्सिंग की जो रिस्क फैक्टर्स है पेशेंट्स को, जो इफेक्ट पोटेंशियल उसमें एक किस्म की ताकत है कि वो पेशेंट्स को इफेक्ट कर सकती है, तो हमारे इंटरवेंशन में उसी रिस्क को हमने टारगेट करना होता है और इसी रिस्क को हमने ट्रीट करना होता है, या सॉरी इसी रिस्क फैक्टर को हमने रिड्यूस करना होता है। ठीक है ना? तो जब हम रिस्क वाले नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए इंटरवेंशन प्लान करते हैं और इंटरवेंशन फेज में उसको इंटरवेंशन एक्शन परफॉर्म करते हैं नर्सिस, तो उसमें हमारा मकसद क्या होता है कि हम क्लाइंट्स को जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसको हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है ना? अच्छा, फिर क्या करते हैं हम, टेलर द प्लान टू द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाइंट by ensuring that the client's choice such as preferences about the time of care and methods used are included। तो उसमें हम हर एक पेशेंट्स के मुताबिक, हर एक पेशेंट्स की जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या जिसकी जो भी डिजीज हो, तो उसी की बेस पे, या जिसको पेशेंट को पेशेंट्स की चॉइसेस के बेस पे और इसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बेस पे, टाइम के बेस पे, इन सब चीज़ों को हमने कंसिडर करके पेशेंट के लिए एक स्पेसिफिक और एक टेलर्ड प्लान बनाना होता है। ठीक है ना? इसी तरह इंश्योर दैट द नर्सिंग प्लान इनकॉर्पोरेट प्रिवेंटिव एंड हेल्थ मेंटेनेंस एस्पेक्ट। तो हम जब नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, तो उसमें हमने ये इंश्योर करना है कि हम जो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं वो प्रिवेंटिव भी हो और वो मेंटेनेंस एस्पेक्ट्स उन सब ने कवर की हो, कि प्रिवेंटिव मीन के रिस्क फैक्टर्स पे आपने काम करना है, और जो हेल्थ मेंटेनेंस मीन्स की जो एटियोलॉजी है उसको वो रिड्यूस कर सके या कम कर सके। तो हमने ऐसे नर्सिंग केयर प्लान बनाए हैं कि उसमें हम इंटरवेंशंस ऐसे कर सकें। इसी तरह इंश्योर दैट द प्लान्स कंटेन ऑनगोइंग असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट।
और हमने ऐसा प्लान बनाना है कि इसमें हम इस बात को इंश्योर कर सके कि हम टाइम टू टाइम ऑनगोइंग असेसमेंट भी क्लाइंट की कर सके कि हम पेशेंट्स की करंट कंडीशन की इवाल्युएशन कर सके और हम फाइंड आउट कर सके अगर हमारा जो प्लान बनाया था आया वो अगर मिट ना नहीं हो पा रहा जो हमने गोल रखा था तो हम फिर प्लान को चेंज करेंगे और अगर चेंज तो वेल एंड गुड है तो फिर दोनों को क्लाइंट्स और पेशेंट दोनों को सेटिस्फेक्शन होगा। इसी तरह इंक्लूड कोलैबोरेटिव एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज इन द प्लान तो हमने ऐसे केयर प्लान बनाना है कि वो कोऑर्डिनेशन में हो अदर डिसिप्लिन्स के साथ कोऑर्डिनेशन में हो ठीक है ना टकराव में नहीं हो। इसी तरह इंक्लूड प्लान्स फॉर द क्लाइंट्स डिस्चार्ज एंड होम केयर नीड तो जब भी क्लाइंट हमारे पास वार्ड में आता है या हॉस्पिटल में आता है तो हम जैसे ही वो एडमिट होता है तो एडमिट से ही उसका डिस्चार्ज प्लान तैयार ही होता है साथ साथ में ठीक है ना। तो हमने ऐसे प्लान बनाना है कि हम पेशेंट्स केयर की नीड के मुताबिक और उसके लिए डिस्चार्ज प्लान भी साथ साथ बना सके तो जो प्लान हम बनाते हैं तो उसमें हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि क्लाइंट्स साथ साथ में किस स्टेज पे क्लाइंट डिस्चार्ज होगा तो वो प्लान भी हम साथ में बनाते हैं। अच्छा फिर इंटरवेंशन के कौन कौन से टाइप्स हैं तो इसमें है एक इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन एक्टिविटीज नर्सेज आर लाइसेंस टू इनिशिएट वही इंटरवेंशंस के एक लाइसेंस नर्स जिसको हम आरएन बोलते हैं रजिस्टर्ड नर्स जिसके पास एक किस्म की क्वालिफिकेशन होती है और इसके पास एक्सपीरियंस होता है ठीक है ना तो उसको हम लाइसेंस नर्स बोलते हैं। तो वो खुद परफॉर्म कर सकता है ठीक है ना तो उसको हम इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन कहते हैं जिसमें फिजिकल केयर हो गया या ऑनगोइंग असेसमेंट हो गया। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को बेड सोर है तो बेड सोर का केयर किसका काम है तो वो नर्स का काम है वो इंडिपेंडेंटली उस चीज को करते हैं। या पेशेंट्स के लिए बाथिंग हो गया तो वो कौन करता है तो वो एक और या रजिस्टर्ड नर्स वो खुद इंडिपेंडेंटली इस चीज को परफॉर्म कर सकता है ठीक है ना तो उसमें उसके लिए किसी चीज की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। तो या ऑनगोइंग असेसमेंट हो गया टाइम टू टाइम पेशेंट की हम असेसमेंट करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन आती है इसमें। अच्छा, फिर the second one है dependent interventions activities carried out under primary care providers order or supervision are according to specified routine ठीक है ना। तो अगर एक प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स डॉक्टर होते हैं उसकी सुपरविजन में या तो हम करते हैं या उन्होंने एक किसी चीज़ की प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है तो वो हम फॉलो करते हैं। उन्होंने मेडिसिन लिखी हुई है कि आपने पेशेंट को इस टाइम पे ये वाला मेडिसिन देना है तो ये डिपेंडेंट इंटरवेंशन हम करते हैं। या उन्होंने बता दिया कि आपने इस टाइम पे पेशेंट्स की वाइटल साइन लाजमी चेक करनी है तो हमारे पास एक किस्म की प्रिस्क्रिप्शन आ गई तो उस टाइम पे हम फिर वही वाइटल साइन लाजमी चेक करेंगे ठीक है ना। तो अगर हम प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स की प्रिस्क्रिप्शन की बेस पे एक इंटरवेंशन करते हैं तो फिर उसको हम डिपेंडेंट इंटरवेंशन कहेंगे। इस तरह कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन देखते हैं नर्स केयर आउट इन कोलैबोरेशन विद अदर्स हेल्थ टीम मेंबर तो जो दूसरे टीम मेंबर थे उसके साथ अगर आप कोलैबोरेशन में किसी चीज़ को एक किसी एक्शंस को परफॉर्म करते हो कि इंटरवेंशन परफॉर्म करते हो तो उसको हम फिर कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस कहते हैं ठीक है ना। कोई प्रोसीजर है और वो डॉक्टर करता है और साथ आप उसको उसके साथ हेल्प करते हो तो ये चीज़ क्या है कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन से। अच्छा फिर है क्राइटेरिया फॉर चूजिंग नर्सिंग इंटरवेंशन तो जब जो नर्सिंग इंटरवेंशन आप नर्सिंग केयर प्लान में लिखते हो तो इसका क्या क्राइटेरिया होगा ठीक है ना। तो वही तो उसमें है कि सेफ एंड अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट्स एज हेल्थ एंड कंडीशन तो आपने अगर नर्सिंग इंटरवेंशन करनी है तो आपने पेशेंट्स की एज हेल्थ और कंडीशंस के मुताबिक करनी है ठीक है ना कि वो उसके लिए अप्रोप्रिएट है। ऐसा ना हो कि पीड्स वाला इंटरवेंशन आप एडल्ट्स पे तो नहीं कर सकते या एडल्ट्स वाला इंटरवेंशन आप पीड्स पे तो नहीं कर सकते। अगर आप पीड्स वाला एक इंटरवेंशन वो आप एडल्ट पे करते हो तो वो इसके लिए इनइफेक्टिव होगा ठीक है ना। वो उस पे इफेक्ट जो हम डिजायर्ड इफेक्ट के लिए वो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में वो अचीव नहीं होगा। और अगर एक एडल्ट पेशेंट वाला इंटरवेंशन आप पीड्स वाले पेशेंट पे करते हो तो ये इसके लिए टॉक्सिक होगा ठीक है ना। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आप जो इंटरवेंशन करते हो तो वो पेशेंट्स की एज के मुताबिक हो और इसके लिए अप्रोप्रिएट हो। इस तरह इसका जो हेल्थ है या जो प्रेजेंट कंडीशन है तो उसके मुताबिक भी होनी चाहिए। हेल्थ मीन कि उसको जो उस टाइम पे उसकी जो हेल्थ है मीन कि वो जिस डिजीज के साथ आया हुआ है तो उस टाइम पे तो उसकी कंडीशन स्टेबल है लेकिन बिहाइंड उसकी डिजीज तो चल रही है ना। तो उसी को भी आपने देखना होता है और जो प्रेजेंट कंडीशन होता है एट द टाइम जो कंडीशन होता है ऑन द स्पॉट तो उसको भी आपने देखकर इंटरवेंशन करने होते हैं।
इस तरह एची पीपल विद द रिसोर्सेज अवेलेबल, तो वो तो हमने पहले भी बता दिया कि जब भी आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो तो वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो आपने रिसोर्सेज को देखते हुए, रिसोर्सेज में आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आते हैं, आपके पास जो स्टाफ है वो भी रिसोर्सेज में आता है, आपके पास जो इक्विपमेंट्स है वो भी रिसोर्सेज में आती है, टाइम फ्रेम को भी आपने देखना होता है, ठीक है ना? तो इसी को देखते हुए आपने इंटरवेंशन प्लान करने होते हैं और इसकी चूजिंग करनी है आपने। इसी तरह कॉन्ग्रुएंट विद द क्लाइंट्स वैल्यू बिलीव्स एंड कल्चर, तो आपने जब भी नर्सिंग इंटरवेंशन करनी है तो वो आपने क्लाइंट्स की जो वैल्यूज है और उसकी जो स्पिरिचुअल बिलीव्स है और उसकी जो कल्चरल वैल्यूज है, तो आपने उसको देखते हुए उसके साथ कॉन्ग्रुएंसी में आपने इंटरवेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो उसको ब्लड नीड है, लेकिन वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रिजेक्ट करता है ड्यू टू स्पिरिचुअल बिलीव्स, तो आपने इस चीज के साथ उसके लिए जो केयर प्लान है वो बनाना है, ठीक है ना? तो फिर अगर वो इन रिजेक्ट करता है तो वो जाहिर सी बात है, आपने तो फिर वो अलग टॉपिक है ना कि आपने फिर उसके लिए वो काउंसलिंग करनी है, अदर जो भी चीजें है ना तो वो करनी है। लेकिन मैं बताता हूँ कि आपने जो केयर प्लान बनाना है तो वो आपने पेशेंट इन चीजों को आपने देखना होता है कि पेशेंट की कल्चर, उसकी स्पिरिचुअल बिलीव्स को आपने देखना है। इसी तरह जो केयर प्लान आप बनाते हो या जो इंटरवेंशन आप चूज करते हो नर्सिंग केयर प्लान के लिए, तो वो अदर थेरेपीज के साथ कॉन्ग्रुएंसी में हो, ठीक है ना? इस तरह बेस्ड ऑन नर्सिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस और नॉलेज फ्रॉम रेलेवेंट साइंसेज, तो जो इंटरवेंशन आप बनाते हो तो वो नर्सिंग नॉलेज के बेस पे हो, आप जो नॉलेज या आपके जो एक्सपीरियंस है तो उसी के बेस पे होना चाहिए, ठीक है ना? या जो रेलेवेंट साइंसेज़ है उसके नर्सिंग के साथ-साथ, तो जो भी आप इंटरवेंशन करते हो तो उसमें आपके पास बिहाइंड एक एविडेंस बेस्ड एक प्रूफ होना चाहिए कि मैं ये इंटरवेंशन करता हूँ इसके बेस पे, हाँ मेरे पास ये प्रूफ है, ये मेरे पास उसका वो है ना एविडेंस है मेरे पास, ठीक है ना? विद इन एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स आप क्या, तो जो भी आप नर्सिंग इंटरवेंशंस करते हो या प्लान करते हो तो जाहिर सी बात है आपने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है, और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ने जो वैल्यू रखी हुई है, एस्टेब्लिश की हुई है, तो आपने उस चीज़ के अंदर इंटरवेंशन करना है और इसी को फॉलो करना होता है आपने। अच्छा, अ, अच्छा आपने लिखना है कि डेट व्हेन दे आर रिटन, ठीक है ना? तो आपने डेट लिखना होता है कि जब भी आप इंटरवेंशन करते हो तो आपने डेट एंड टाइम को मेंशन करना होता है। वर्ब, तो एक्शन वर्ब स्टेट स्टार्ट द इंटरवेंशन एंड मस्ट बी प्रिसाइज, तो जब भी आप वर्ब कोई इंटरवेंशन लगते हो तो आपने स्टार्टिंग में एक्शन वर्ब परफॉर्म करना है, लिखना होता है, ठीक है ना? इस तरह जो कंडीशंस है तो आपने पेशेंट्स की कंडीशंस को भी देखना होता है, इस तरह मॉडिफायर्स को भी देखना होता है। टाइम एलिमेंट मीन के आपने पेशेंट्स के लिए के टाइम के जो भी आप इंटरवेंशन लिखते हो तो आप उसके साथ या टाइम फ्रेम भी लिखते हो कि हाँ मैंने ये वाला इंटरवेंशन इस टाइम पे करना है, ठीक है ना? बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल इस तरह हम करते हैं, या मैंने जो इंटरवेंशन परफॉर्म करना है तो वो मैंने इतने टाइम में परफॉर्म करना है, ठीक है ना? तो आप टाइम फ्रेम लिखते हो कि आया पहले किसी प्रोसीजर से पहले मैंने ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करना है या बाद में करना है, तो वो आपने स्पेसिफाई करते हो उसमें, जिसमें क्या है कि हाउ लॉन्ग और हाउ अपन द नर्सिंग एक्शन इज टू अकर, कि वो कितनी लॉन्ग होगा या कब हमने उसको किसी नर्सिंग एक्शन को हमने परफॉर्म करना है, तो वो टाइम एलिमेंट को भी आपने देखना होता है या टाइम फ्रेम को आपने देखना होता है। इस तरह डिलीगेटिंग इम्प्लीमेंटेशन, तो जब आप नर्सिंग इंटरवेंशन करते हो और उसको प्लान करते हो तो उसमें आप एक किस्म की जो आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो नर्सिंग इंटरवेंशन की या नर्सिंग एक्शन की, तो वो या तो आप खुद करते हो या इसी चीज़ को आप दूसरों को डिलीगेट करते हो, ठीक है ना? डिलीगेटिंग अकर ड्यूरिंग प्लानिंग, तो आप प्लानिंग में ही इस चीज़ को लिखते हो कि हाँ वाइटल साइन मेरे पास या तो सीएनए वाला होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, या मेरे पास नर्सिंग इंटर्न होते हैं, तो नर्सिंग इंटर्न होते हैं, ठीक है ना? तो ये जो हाउरली वाइटल साइन है या एवरी 30 मिनट बाद जो वाइटल साइन है क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए, तो वो ये नर्सिंग असिस्टेंट या जो नर्सिंग इंटर्न है वो नोट करेगा, तो ये आप नर्सिंग केयर प्लान में बनाते हो, ठीक है ना?
तो आप उसमें क्या करते हो कि एक स्पेसिफिक टास्क को आप दूसरों को डेलीगेट करते हो, या आप एक नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो और आपके पास स्टाफ ज़्यादा है, तो आप दूसरे स्टाफ को भी इसमें इन्वॉल्व करते हो कि ये जो एक्टिविटी है, ये वाला नर्स परफॉर्म करेगा। तो आप प्लानिंग स्टेज में सब चीज़ों को एक्शंस या जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन आप उसको डेलीगेट करते हो। हु इज डिसाइडेड टू डू ईच टास्क, ठीक है ना? आप डिसाइड करते हो कौन क्या काम करेगा पेशेंट के केयर में। नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टास्क डिलीगेटेड। तो जो भी आप एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इवैल्यूएशन ऑफ आउटकम, तो जो भी आप टास्क को डिलीगेट करते हो किसी दूसरे स्टाफ को या किसी इंटर्न को या किसी नर्सिंग असिस्टेंट को, तो आप इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हो कि वो करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करे। तो जो आपने टास्क उन लोगों को दिया है, तो आप उस चीज़ की इंश्योरिटी करते हो कि आया उन्होंने ठीक परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। फिर आप उन्होंने जो डेटा दिया है आपको, तो आप इस चीज़ की फिर एनालाइजेशन करते हो, एनालिसिस करते हो, ठीक है ना? और एट द एंड आप आउटकम की फिर इवैल्यूएशन करते हो। तो ये आपकी फिर ज़िम्मेदारी है, क्योंकि प्राइमरी केयर नर्स आप ही हो उसी पेशेंट का। अच्छा, रेफरेंसेस में आपने ये वाली बुक्स स्टडी करनी है। नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट, अ क्रिटिकल थिंकिंग के स्टडीज अप्रोच, और डेलन है, और फिर है कोजियर एंड इब्स वाले। आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए स्टडी करना है। तो यहाँ तक लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में इंशाल्लाह। थैंक यू।